नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादबा। दर्शकों, आज बेहद ही खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये सुबह और भी खूबसूरत तब हो जाती है जब बिहार बिहान के माध्यम से हमारा जुड़ाव होता है आपके साथ। और इस खूबसूरत सी सुबह में मैं आज आपके साथ कबीरदास के दोहे को शेयर करना चाहूँगी। कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी हाँ दर्शकों, कबीर कहना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह अगर आप बड़े बन गए तो क्या फ़ायदा हुआ, ना आप किसी को छाया दे सकते हैं और आपका फल भी बहुत दूर लगता है। यानी कि आप ऐसे बड़े बने कि आपका फ़ायदा औरों तक भी पहुँचे। बहुत बड़े बन गए लेकिन आपकी तरफ से किसी की मदद नहीं पहुंच पाई तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे बड़प्पन का, ऐसी अमीरी का, ऐसे पैसे का। इसलिए दर्शकों, हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़े रहें और अपने आसपास और लोगों का ध्यान ज़रूर रखें। चलिए, जब अच्छे कर्मों की बात करते हैं ना, तो अच्छे कर्म की जो शुरुआत होती है वो अच्छे अच्छे विचारों से होती है। और इसलिए हमारी यही कोशिश कि हर सुबह हम आपको सकारात्मकता से दो चार कर सके। जी हाँ, पॉजिटिविटी से दो चार करवा सके। इसके लिए होता है हमारा पहला सेगमेंट, जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों के कथनों को, उनके वचनों को शामिल करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान अरशद फिरोज़ की, तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। थैंक यू, शुक्रिया। आपको बता दूं दर्शकों कि अरशद फिरोज़ आप चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड रह चुके हैं। साथ ही आप अध्यक्ष भोजपुरी एकेडमी बिहार हैं और वर्तमान में उप सचिव शिक्षा विभाग एवं चेयरमैन राजकीय उर्दू पुस्तकालय हैं। तो पुनः स्वागत है और बहुत खुशी कि आज आपने वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम में आए। और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी, जो कि अपने आप में पूरे देश में एक ऐसी उर्दू लाइब्रेरी है, अकेली वाहिद जो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी बिहार में है और उसकी जिम्मेदारी, उसका ज़िम्मा आपके अंदर है। तो चाहेंगे कि बहुत सारी बातें तो हैं जो आपसे करनी है, लेकिन फ़िलहाल कार्यक्रम की जो शुरुआत है, आगाज़ जो हम कर रहे हैं, तो मेरा जो पहला सवाल वो ये होगा आपसे कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की मुकम्मल दास्तान आपसे सुनना चाहेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं दूरदर्शन को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये राजकीय उर्दू पुस्तकालय ये बिहार में पटना में अवस्थित है और ये जैसा लोग बताते हैं कि शायद हिंदुस्तान की ये वाहिद सरकारी लाइब्रेरी है, उर्दू सरकारी लाइब्रेरी। तो इसका चेयरमैन होने का मुझे शर्फ हासिल हुआ और करीब 3 सालों से मैं यहाँ का इंतज़ामिया देख रहा हूँ। ये जो लाइब्रेरी है वो सैयद महमूद साहब एक बैरिस्टर थे, उन्होंने इसको कायम किया था 1938 में और उन्होंने अपने ही ज़मीन को, अपने मकान को इसके लिए डोनेट कर दिया था, जिसमें ये लाइब्रेरी तब से 1938 से अभी तक चल रही है। इस लाइब्रेरी में कई लोगों ने किताब शुरू में डोनेट किए और आज ऐसी स्थिति हमारे पहुंच गई लाइब्रेरी में कि लगभग 40,000 किताबें हमारे यहाँ हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो नायाब किताबें हैं, जो शायद दूसरी जगह पर बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगा। जी बेशक, बहुत सी ऐसी किताबें हैं। तो जानना चाहेंगे कि किस तरह की किताबें वहाँ दस्तयाब हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ से फैज़ हासिल कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी की खुसूसियत ये थी कि उर्दू लाइब्रेरी है, तो इसमें उर्दू, अरबिक और पर्शियन की किताबें बहुत ज़्यादा थीं और आज भी हैं, जिसके लिए रिसर्च स्कॉलर देश विदेश से भी आया करते हैं और यहाँ से उर्दू, फ़ारसी और अरबी की जो रिसर्च है उस पर वो लोग काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा इधर कुछ सालों से दूसरी किताबें भी बहुत ज़्यादा तादाद में आई हैं और जिसको कि हम लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत पहले से भी पुरानी किताबें जो हैं वो इंग्लिश में, हिंदी में, सारे लैंग्वेजेस में हमारे पास मौजूद हैं। ख़ास तौर से इस लाइब्रेरी में इतिहास, ज्योग्राफ़ी, ये सारी किताबें हैं। इसके अलावा मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग, लॉ, सारी किताबें। अब ऐसा है
कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में हर तरह की सारे प्रकार की किताबें मौजूद हो गई हैं और इससे अभी जो लाभ हासिल कर रहे हैं वो लोग सारे स्टूडेंट्स। आज के डेट में हम देखते हैं, शुरू में जब मैंने यहाँ पर चार्ज लिया था तो स्टूडेंट्स आते थे, रिसर्च स्कॉलर भी आते थे, लेकिन एक चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि तादाद स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों में एक जागरूकता आया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे अच्छा उनको एक माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है, एक शांत वातावरण मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा हमारा स्टडी रूम है, रीडिंग हॉल है, वहाँ वो लोग बैठकर पढ़ते हैं और जो भी किताब की वो डिमांड करते हैं या उनसे हम लोग पूछ भी लेते हैं कि कौन सी किताब आप लोगों को चाहिए, जो उनके पास अवेलेबल नहीं हो तो वो हम लोग लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाते हैं उन्हें। क्या बात है। यहाँ पर मेरा सवाल है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और वो उर्दू लाइब्रेरी से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ के रीडर बनना चाहते हैं, तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं उर्दू लाइब्रेरी से? उर्दू लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए बहुत ही आसान सा एक फ़ी है जी। 500 रुपया शुल्क देना होता है, जिसमें कि लाइफ टाइम आप उसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा जो बाहरी रीडर्स आते हैं उनके लिए ऐसी कोई फ़ी नहीं है, वो कोई भी आकर अपना आइडेंटिटी देने के बाद में उनको हम लोग स्टडी करने के लिए मौका देते हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर पढ़ सकता है, किताबें जो भी वो मांगता है हमारी स्टाफ है वहाँ पर किताब उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खूब आपने बताया कि सिर्फ 500 रुपीज़ आपको वहाँ पर पे करना है और लाइफ टाइम के लिए आप मेंबर बन गए। यहाँ पर आपके पद यानी कि आपके पोस्ट की जिम्मेदारी की बात करना चाहेंगे कि बतौर चेयरमैन उर्दू लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि रीडर्स को अट्रैक्ट करना। किताबें तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी किताब अलमीरा में बंद पड़े रहते हैं, लेकिन उसको जब सही रीडर्स मिलेगा तो उस किताब की इज़्ज़त होती है। तो ये रीडर्स को अट्रैक्ट करना ये हम लोगों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए एक बहुत ही साफ़ सफाई और अच्छा माहौल देना होता है। और आज इत्तेफाक से विश्व सफाई दिवस भी है, तो उसका हम लोग भी हमेशा से ख्याल रखते हैं। जो हम अपने स्टडी रूम है उसको बहुत ही साफ़ सफाई हम कराने की कोशिश करते हैं। वो सारे लोगों को डायरेक्शन है कि वो एकदम साफ़ हो, ताकि जो रीडर्स आते हैं उनको बहुत ही अच्छा माहौल मिल पाए। तो इसके वजह कर रीडर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। अभी तो हमारे पास चूँकि जो हॉल है मेरे पास, तो उसमें जो संख्या जितने चेयर्स है वो लगभग सभी भरे रहते हैं। हम लोगों को लिखना होता है कि अभी सीट खाली नहीं है, डेली का ये सीन होता है, लिखना होता है। फिर वो लोग 2-4 घंटे के बाद जब खाली होता है तो फिर वो आकर बैठते हैं। यहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं तो उनको एक फ़ायदा ये भी होता है कि किताब वो लोग लेकर के कुछ अपने नोट्स बुक भी लेकर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मैक्सिमम बुक्स उनको मिल जाती है और हर सब्जेक्ट पर बुक मिलती है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि लॉ की तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वो लोग भी आते हैं, जो लॉ की तैयारी करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ये सौभाग्य है कि जैसा कि पता लगता है, हम लोगों को मालूम हुआ है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी सर भी उसका फ़ायदा उठाया करते थे, वो लाइब्रेरी में जाया करते थे। आज वो बिहार के मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा हमसे बात हुई जो एक हमारे पहले आईएएस ऑफिसर श्री रंजीत कुमार सिंह सर, वो भी अभी डायरेक्टर पंचायती राज में, पहले वो शिक्षा विभाग में निदेशक थे प्राइमरी में, वो भी बताया करते थे कि वो भी हमेशा उर्दू लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहाँ से उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर से वहाँ जनरल नॉलेज की किताब, जनरल स्टडीज़ की किताब, जनरल साइंस की किताब सारे मौजूद हैं। बातें कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, उर्दू लाइब्रेरी में आने वाले रीडर्स के बारे में हम जान रहे थे और आपने बताया कि अभी जो सिचुएशन है, जो स्थिति बनती है कि आपके पास सीट नहीं बचती है और आपको लिखना पड़ता है कि अभी सीट अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं दर्शकों, जो लोग हैं, वो बुक्स का रुझान जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है और ऐसे में पुस्तकालय में अच्छी स्थिति बनते देखना ये काफ़ी गर्व वाली बात भी होगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ किताबें आप लेकर भी आए हैं पुस्तकालय से, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की किताबें आप लेकर आए हैं उनके लिए। वैसे उर्दू लाइब्रेरी में इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं, हिस्ट्री की बहुत किताबें हैं, और कल हम गए हुए थे लाइब्रेरी में तो वहाँ से हम कुछ किताबें लेकर आए हैं जो कि महात्मा गांधी जी के बारे में है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो किताब है 1929 की है।
ये है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी 1929 की है। इस तरह की किताबों की मेरे पास पूरी सीरीज़ है और वो एक अलमीरा सिर्फ इसी तरह की महात्मा गांधी जी की किताब से भरी हुई है, जिसके रीडर्स आज भी हमारे लाइब्रेरी में आते हैं, ख़ास तौर से महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ने के लिए। और बहुत सारे सीरियस रीडर्स हैं जो कि महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़ते हैं, तो उनको देख करके बहुत ही अच्छा लगता है कि वैसे लोग हैं जो कि उन पर रिसर्च कर रहे हैं महात्मा गांधी की जीवनी पर। जी बेशक, बिल्कुल हमारे राष्ट्रपिता इसके अलावा महात्मा एक और गांधी। किताब हम दिखाना चाहेंगे जो कि बहुत ही बेशकीमती किताब है। ये है आईने अकबरी, अबुल फजल साहब की लिखी हुई किताब आईने अकबरी, जो कि बहुत ही कम ही जगह पर उपलब्ध होगा। और आईने अकबरी ये किताब है, ये भी इतिहास की ही किताब है, हिस्ट्री की किताब है जो उर्दू में लिखी हुई है। जी बेशक, बिल्कुल नायाब तोहफा कह सकते हैं हम। और ये एक जो चीज़ और है लिखी कि वहाँ पर हमारे यहाँ पर वैसे तो इंग्लिश और हिंदी में भी साइंस और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी किताबें हैं, साइंस इंग्लिश और हिंदी में भी। इसके अलावा उर्दू में भी किताबें, मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की उर्दू में भी किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आपने जैसा कि किताबों को दिखाया और बताया भी कि 3 साल से आप बतौर चेयरमैन राजकीय उर्दू पुस्तकालय भी हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा भी रहे हैं। तो 3 सालों में बहुत कुछ आपने पाया भी होगा, यानी कि बहुत कुछ उपलब्धि भी होगी आपकी, तो उन उपलब्धियों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में जो हमारे साथी हैं, जो कलीग्स हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका, कि उन लोगों की वजह कर ये सारे धरोहर जो किताब है वो सुरक्षित बचे हुए हैं, जिसको वो लोग एक ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम को निभाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1938 से आज तक की सारा अखबार, जो ख़ास तौर से उर्दू अखबार, वो हमारे यहाँ एक एक उपलब्ध है, जो कि बाइंडिंग करा करके रखा गया है। उसके लिए एक अलग रूम में हम लोग इंतज़ाम रखे हुए हैं। तो ये सारा चीज़ लोगों के स्टाफ के डेडिकेशन की वजह से हो पाया। वो लोग एक डेडिकेटेड तौर पर काम करते हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी को वो लोग अपना समझते हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से परवेज़ आलम, अजहरुल हक और शाहिदुल हक, ये लोग अभी हैं। एक और अच्छे वहाँ पर कर्मचारी थे, पिछले साल कोविड में उनका इंतकाल हो गया, तो बहुत अफसोस है। वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, किसी तरह से काम को अच्छा तरह से अंजाम दे रहे हैं। अभी एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ पर क्लास 4 के जो ग्रुप डी का पोस्ट है वो बहुत सारा खाली पड़ा था, लेकिन अभी 3 नए लोगों की बहाली हुई है, तो वो 3 लोग भी आ गए, उनसे भी हम लोग काम लेंगे, तो इसलिए वो काम तो मेरा हो जाएगा। अब जहाँ तक ज़िम्मेदारी का सवाल है, तो पहली ज़िम्मेदारी तो थी कि रीडर को अट्रैक्ट करना, और काम हम लोग ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो बिल्डिंग है उसकी, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और लेकिन मेंटेन्ड बिल्डिंग थी, उसमें काम चल रहा था। अब उसमें क्या हुआ कि एक तरफ से चूँकि पटना का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो रेल भी आ रहा है, पुल भी बन रहे हैं, तो इसकी वजह कर कहीं कहीं पर कुछ झेलना भी पड़ता है। तो जब हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो उस वक्त में पता लगा कि उधर से एक पुल गुजरने वाला है, तो लेकिन हम लोगों की लाइब्रेरी का बहुत छोटा सा हिस्सा उससे अफेक्टेड होगा। तो पुल निर्माण निगम से बात हुई है, उसके एवज़ में वो पूरे लाइब्रेरी को रेनोवेट करेंगे, जो अभी एक्सिस्टिंग बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग है, तो उधर का मेरा प्रॉब्लम हल हो रहा है। साथ में जो एक पिछले तरफ वहाँ पर पुराना क्वार्टर था, जो कि एकदम मुनहदिम क्वार्टर था, डैमेज था, उसमें हम लोग नई बिल्डिंग खड़ी करवा रहे हैं, तामीर करवा रहे हैं, जिसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ख़ास तौर से हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सर का। उनकी पहल से वहाँ पर हम लोग एक बड़ी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनवाने में कामयाब होने वाले हैं। इसके लिए एक शिलान्यास का भी तय हो चुका है डेट। 26 तारीख को सोमवार को माननीय मंत्री शिक्षा विभाग उसका शिलान्यास करेंगे। उस मौके पर श्री दीपक कुमार सिंह सर और श्री असंगबा चुबा औ सर भी मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो कि 4 मंजिला G+4 वो एक बिल्डिंग बनेगी अशोक राजपथ में,
जिसमें रीडर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी और उसमें लिफ्ट का भी प्रावधान होगा, गाड़ी पार्किंग का भी हम लोग स्पेस देने की कोशिश किए। ये एक मेरी कामयाबी समझिए कि वो एक प्रोजेक्ट लाने में हम कामयाब हुए जिसमें सरकार ने मुझे समर्थन किया। जी हाँ, बेशक आपकी बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं और इसका सीधा सीधा फ़ायदा रीडर्स को पहुंचेगा, रीडर्स को आम लोगों को इसका फ़ायदा होगा और उम्मीद भी करेंगे कि आम लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, जैसा कि बहुत सारे रीडर्स ने कामयाबी हासिल की है, जिस आपने बताया भी शुरुआत में। अब बात करेंगे आपकी दूसरी जिम्मेदारी की। जी हाँ, पहले आप एक बात और उसमें कहना चाहेंगे कि हम लोग लाइब्रेरी की वेबसाइट बनाए हैं और उसमें जितनी भी किताबें हैं इसमें आप देख रही होंगी, ये सारे किताब को हम लोग वेबसाइट पर डालें। क्योंकि हमारे लाइब्रेरी बहुत पुरानी है तो रीडर्स बहुत पुराने हैं और कुछ ऐसे रीडर्स हैं जो कि आने जाने से भी लाचार हो जाते हैं, तो सारा यहाँ पर हम लोग करवाए हैं जी, है ना। तो अब उसकी वजह का घर बैठे लोग सर्च कर लेंगे कि कौन सी किताब हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो कि 80-88 साल के हैं लेकिन लाइब्रेरी आते हैं, शौक़ से भी आते हैं, तो उन लोग अपने घर के किसी फ़र्द को भेज करके किताब मंगवा भी सकते हैं। तो ये एक हम काम अभी करवा चुके हैं, इसको आगे भी हम बढ़वाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल। और कहते भी हैं ना कि टेक्नोलॉजी से जब हम जुड़ जाते हैं तो हम और ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और आज तो युग इसी का है। तो एक बड़ी पहल कह सकते हैं और एक बड़ी कामयाबी भी आपके नाम है जो आपने करवाई है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपकी दूसरी जिम्मेदारी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप उपसचिव हैं शिक्षा विभाग में, तो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी उधर? शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे ये मिला हुआ है कि बजट हम देखते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट, ये बिहार की खुशनसीबी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एजुकेशन विभाग को 20% पूरे बजट का मिला हुआ होता है। तो इतने बड़ा बजट है हमारे यहाँ पर 51,000 करोड़ का लगभग, तो उसको हम देखते हैं। और हमारे यहाँ पर 9 निदेशालय हैं, तो सारे निदेशालय को एक बैलेंस बना करके अपर मुख्य सचिव के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में बजट का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। जिनको जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उनको राशि अवेलेबल कराया जाता है। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बजट मैनेजमेंट। चलिए, ये तो और ये और इसमें हम और बताना चाहेंगे कि हम लोगों का इतना बड़ा अमाउंट है बजट में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का उसमें से 80% जो राशि है, लगभग 77%, वो सैलरी में चला जाता है, टीचर्स की सैलरी में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए टीचर्स को सैलरी मिलती है, इसके ज़रिए से उन लोगों का घर भी चल रहा है और एजुकेशन में वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज भी जो सिलेक्शन हो रहा है लोगों का, जो नियुक्ति हो रही है, तो उसमें अच्छे टीचर्स आ रहे हैं। उन लोगों के टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, SCRT में ट्रेनिंग चलता है उन लोगों का, तो वो भी व्यवस्था है। तो उनको भी ट्रेनिंग के लिए जो भी फ़ंड मुहैया कराना होता है वो मेरे माध्यम से होता है, तो कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बात हुई आपकी जिम्मेदारियों की। बात करेंगे अगर आपकी उपलब्धि की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मेरी उपलब्धि नहीं है, लेकिन सरकार की उपलब्धि है, ये सरकार माननीय की ही उपलब्धि मुख्यमंत्री होती जी की है। उपलब्धि है कि बच्चियों को घर से निकाल कर और स्कूल जाने के लिए उन लोगों को साइकिल उपलब्ध करवाया गया। उस वक्त मुझे याद है कि हम वीडियो थे कहीं पर, शायद बिहपुर भागलपुर में हम वीडियो थे। उस वक्त ये स्कीम चला था कि बच्चियों को साइकिल मिलने की बात थी, तो उस वक्त हम लोगों को नहीं लग पा रहा था कि ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश और उनका जो अनुशासन, इसकी वजह कर हर लड़की को साइकिल मिली। और ये देखकर आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि बिहार के छोटे छोटे से गांव में भी लड़कियां साइकिल पर स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाती। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया बिहार में, जो ये तो कमाल का माहौल है जिसको कि हम लोग देख नहीं पाए थे कि ऐसा भी होगा। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी की वजह ये हुई शराबबंदी। शराबबंदी का इतना अच्छा नतीजा निकला कि शराब बंद है, जिसके वजह कर लड़कियां निर्भीक होकर के, बिना किसी डर भय के, झिझक के, उनके गार्जियन भी उनको घर से बाहर भेजे
और साइकिल पर एक झुंड जो जाता है लड़कियों का, तो ये बिहार को बहुत गौरवान्वित करता है। तो ये शिक्षा विभाग की उपलब्धि है, इसको माननीय मुख्यमंत्री की उपलब्धि है शिक्षा विभाग के माध्यम से। इसके लिए हम लोग गर्व महसूस करते हैं। बेशक, और इसको सफल बनाने में तमाम लोगों का हाथ होता है जो उस डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं, और आपकी जो ये निष्ठा होती है और आपका समर्पण ही है जो इस तरह की जो भी योजनाएं आती हैं वो सफल होती हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव का कारण भी बनती हैं। आज आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियां से पहले का जो आपका सफ़र था, इन जिम्मेदारियों से पहले का जो आपका सफ़र था, उसे मैं जानना चाहूँगी कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत की आपने और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। मेरे तो हॉबीज़ बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई लिखाई कम करते थे लेकिन खेलते बहुत ज़्यादा थे। क्रिकेट के हम बड़े शौकीन थे, क्रिकेट खेला करते थे। उसके बाद हम लोगों को बहुत तरह का शौक़ था, तो घर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि नौकरी ही करना था, तो इस वजह कर खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ी कर लेते थे, लेकिन ज़्यादा वक्त बीतता था क्रिकेट खेलने में। उसके बाद फिर इतना शौक़ था कि कभी हम टिकट जमा किया करते थे, स्टाम्प कलेक्शन की हॉबीज़ थी, सिंगिंग की भी थोड़ी बहुत हॉबीज़ थी, स्केच करते थे, पेंटिंग करते थे। हॉबीज़ का तो हमारे पास अनगिनत हॉबीज़ है। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, फ़ोटोग्राफी की बहुत हॉबी थी। हमारे बड़े भैया जिनका इंतकाल हो चुका है, शाहिद अहमद, वो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे। उनके पास तरह तरह का कैमरा हुआ करता था, तो बहुत पुराना और नया वो कैमरे के बहुत शौकीन थे, तो कैमरा उनके पास बहुत होता था। उन्हीं से थोड़ा बहुत हम लोग सीखते थे फ़ोटोग्राफ़ी, तो फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़। आज तो कलर फ़ोटो का ज़माना है, लेकिन बहुत पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हुआ करता था। तो भैया को हम देखते थे कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को वो पेंट भी कर लेते थे। उसके लिए एक अलग वाटर कलर आता था, कोडक का शायद आता था, तो वो भी हम सीखे थे फ्यूजी कलर और कोटक कलर से। आज भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को हम पेंट कर करके उसको कलर फ़ोटो बना सकते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और आपके सफ़र के बारे में जाना। आपने बताया कि शुरुआती दिनों में और अभी भी शायद आपके बहुत सारे हॉबीज़ हैं, बहुत सारे शौक़ थे, इन सब से इतर आप भटके नहीं और आज आपने एक अलग मुकाम बनाया। आप उप सचिव है शिक्षा विभाग में और चेयरमैन बतौर कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह से आप अपने मंजिल से हटे नहीं, इधर उधर नहीं हुए, भटके नहीं, और अपना इतने सारे शौक़ होने के बावजूद आपने ये जो अलग मुकाम बनाया, अलग मुकाम पाया, वो कैसे संभव हो पाया? इसके बारे में यही है कि मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था। जैसे मैंने बताया, पढ़ाई ठीक ठाक कर लेता था, थोड़ा बहुत शौक़ जो था वो पूरा करता था। तो मैंने झाझा से ही, अपने घर जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, वहाँ से ही मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। उसके बाद इंटर भी वहीं से किया। उसके बाद फिर हम भागलपुर चले गए। भागलपुर में टीएनबी कॉलेज उस वक्त बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था, आज भी उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो टीएनबी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की और वहाँ से फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था, हिस्ट्री में एमए किया। वहाँ एमए करने के बाद मेरे कुछ अच्छे साथी मिल गए। अच्छा साथी मिलना बहुत अच्छा होता है। तो हमारे कुछ साथी थे, एक नरेश गुप्ता थे, एक श्रीवास्तव थे। तो उन लोगों के साथ में मिल करके फिर हम लोगों को पढ़ाई का एक अच्छा माहौल बना, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी की हम लोग तैयारी करने लगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। जब वो तैयारी करने लगे, उसके बाद फिर उसी वक्त में बीपीएससी का ही वैकेंसी निकली, तो तैयारी कर रहे थे हमने। उस वक्त मेरा एमए भी कंप्लीट हो गया। तो फिर हम पटना आ गए। पटना में अपना एक है मकान भी, तो पटना में हम चले और यहाँ पर रह करके फिर हमने कोचिंग किया। और कोचिंग करने के बाद में तो लगा कि तैयारी हो चुकी है, और मेरा सौभाग्य था कि हम उसमें 36वीं बैच में, बीपीएससी के 36वीं बैच में कामयाबी हासिल कर ली। क्या बात। कामयाबी हासिल करने के बाद में फिर जो मेरी पोस्टिंग हुई, तो हम लोगों को एक सीडीपीओ का पोस्ट उस वक्त हुआ करता था, जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग होती थी। अब सीडीपीओ का कैडर अलग हो गया, तो हम लोगों को पोस्टिंग जो हुई तो सीडीपीओ के तौर पर, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका होती है और आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वहाँ पर बच्चों को जो पोषाहार देना या प्री स्कूलिंग, तो वो मेरा पहली पोस्टिंग उस तौर पर थी दाऊद नगर में। इस दौरान में ट्रेनिंग भी हुई। एक दिल्ली है निपसिट दिल्ली, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग किया। फिर बाद में जब हम बीडीओ और सीईओ के तौर पर भी काम करने लगे, उसका डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, फिर डीएम एसएफसी के तौर पर भी काम किए। उसके बाद माननीय मंत्री के आप सचिव के तौर पर भी काम किए।
उसके बाद हमको लगता है 4 सालों से ज़्यादा आज हो गया मैं शिक्षा विभाग में उपसचिव के पद पर हूँ। इस बीच मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे मौका मिला मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बनने का भी, और लगभग 1 साल वहाँ पर हम उस पद पर भी काम किए, जिसमें मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करने के दौरान वहाँ पर एक सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि रीजनल ऑफिस खोला जाए पूर्णिया में। तो उसके लिए हमने पहल किया और हमने उसमें कामयाबी भी हासिल की, और पूर्णिया में जिसे इलाकाई दफ्तर बोलते हैं, रीजनल ऑफिस, वहाँ पर हम लोगों ने खुलवाया। उसके बाद एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए एक वहाँ पर नया पढ़ाई शुरू हुई थी जिसमें यूनिसेफ के सहयोग से, उसमें भी मुझे खुशी है कि मुझे वो भी सफलता मिली, और यूनिसेफ के साथ में, जिसको UNFPA के नाम से जाना जाता था, मैंने ही MOU साइन किया था, और आज वो चल रहा है, जिसमें उर्दू में हम लोग उसको तालीम नौबालिगान कहते हैं और इंग्लिश में इसको एडोलेसेंट एजुकेशन कहते हैं। तो वो भी काम चल रहा है। तो ये मेरे वक्त में ये काम हो पाया बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत। तो उसके बाद वैसे तो हम लोग जब नौकरी में आए 30 साल हो गया, तो लगा ऐसा कि उस वक्त में ज़्यादा काम तो हम लोग हिंदी में ही करते हैं, और हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी और धीरे धीरे उर्दू कमज़ोर हो गई थी। लेकिन जब हमको मौका मिला बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जाने का, तो वहाँ पर सारी फाइलें जो होती हैं वो उर्दू में लिखी जाती हैं। तो वहाँ जाने के बाद फिर से मेरा उर्दू रिवाइव हुआ और ये दोबारा हमको मौका मिल गया चेयरमैन बनने का गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का। तो फिर हम काफ़ी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बेशक। और जैसा आपने बताया कि जिस जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई, आपने अपनी पूरी कोशिश की और वहाँ पर सफलता भी पाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, और खुशनसीबी है कि ऐसे कर्मचारी जब आते हैं तो लोगों का जन कल्याण होता है और योजनाएं जो होती हैं वो सफल होती हैं। जैसे हम लोगों का चैलेंजिंग ये रहा था, जो बाढ़ वाले एरिया में जो हम लोगों की पोस्टिंग होती है, ख़ासतौर से मुजफ्फरपुर में हम थे। बोचहा एक जगह है जहाँ के पर बाढ़ वहाँ बहुत आया करता था। बाढ़ जब आता था तो हम लोगों को इतनी परेशानी होती थी, रात रात भर हम लोग जागते थे, और लोगों को वहाँ पर जो नीचे में रह रहे हैं, नीचे इलाके में रह रहे हैं, उनको किसी तरह से फिर ऊपर लाने के लिए शिफ्ट कराने की कोशिश करते थे। रोड पर जो लोग आ जाते थे उनको तिरपाल देना पड़ता था, उनको खाने का इंतज़ाम कराना पड़ता था। वो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था जो बाढ़ के वक्त में। वैसे ही एक सीन हुआ था जब हम बिहपुर में थे, भागलपुर में, नारायणपुर बिहपुर में बांध टूट गया था, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। तो उस वक्त में भी हम लोगों के पास बहुत चैलेंज था, और हम रोड पर सारे लोग आ गए थे विस्थापित होकर, उन लोगों को शेल्टर देना, ये सारा इंतज़ाम हम लोगों को करना पड़ता। तो प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बहुत सारे चैलेंजिंग जॉब होते हैं जिसको करना होता है। उसके बाद मेरा एक उसमें स्टाफ थे, BCO थे, उनको हम लोग भेजते थे पटना। वो हेलीकॉप्टर से सामान लेकर के आते थे, और फिर उसके बाद जो लोग फंसे रहते थे बाढ़ में उन लोगों को राहत पैकेज दिया जाता था। सारा मॉनिटर करना होता था। तो रात रात भर हम लोग उसी में लगे रहते थे, बारिश में भीगते हुए। सांप का दवा का इंतज़ाम करना पड़ता था, मतलब वो हम लोगों को सिचुएशन के मुताबिक सारा इंतज़ाम करना पड़ता था कि जब सांप रोड पर आ गया, वो सांप काट लिया, हॉस्पिटल में देखना है कि सांप के लिए दवा है कि नहीं। तो वो सारा चीज़ है जो कि बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये सब चैलेंजिंग जॉब होता है, हर तरह का उसको मैनेज करना होता है। जी हाँ। तो उसको हम लोगों ने करने की कोशिश किया और बखूबी अदा की अपनी जिम्मेदारी आप। कोशिश हमने किया ज़रूर। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस आपाधापी में आपकी जब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, जवाबदेही भी बड़ी हो जाती है, तो फिर परिवार को किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? ये तो खुशनसीबी है कि फैमिली अच्छी मिली। मेरी मैडम मिसेस जो हैं वो एक अच्छे फैमिली से भी आती हैं और बहुत सुलझी हुई हैं, और उनका सहयोग हमेशा हमको मिलता रहता है। काम के वक्त में पूरे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सारी उनकी जिम्मेदारी वो लेती हैं बखूबी। तो तरन्नुम मोहम्मद उनका नाम है। तो उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा रहता है कि हमको घर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बात सही है कि हम ऑफिस में जब काम करते हैं हम लोग सारे लोग, तो उस वक्त में फिर घर का सोचना मुश्किल हो जाता है। वह कैसी जिम्मेदारी रहती है, उसी को निभाने के लिए ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। वही तो फैमिली का सपोर्ट मिलता रहा। क्या बात है।
जैसा कि आपने जिक्र किया था कि आपको स्टाम्प कलेक्ट करने का शौक़ है और आज मैं देख रही हूँ कि आप हमारे लिए लेकर भी आए हैं, तो चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं आपके टिकट ये का तो जो बचपन संग्रह से है। शौक था, हमने बताया था अभी, बचपन में बहुत सारे शौक थे। तो एक था स्टाम्प कलेक्शन करने का, जी तो हमारे पास बहुत सारे टिकट, अभी तो हम देख नहीं पा रहे हैं मेरे पास कितने टिकट्स हैं, लेकिन लगभग सारे देश के हमारे पास टिकट हैं। जी तो मेरे पास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अरब, अमेरिका, इंग्लैंड, सारे जगह का। ये अभी मैं कुछ जो शो कर रहा हूँ ये यूएसए के टिकट्स, और ये सब जो टिकट्स होंगे ये काफ़ी पुराने टिकट्स होंगे। जी ये सब बहुत वैल्यूबल टिकट है। इसमें जो स्टाम्प है, हमारे एक मामा भी कलेक्ट करते थे, उनसे भी हमको कुछ टिकट मिला है। तो ये सब टिकट जो है 1960-64 का होगा या उसके पहले का भी होगा, जो कि हमको कहीं न कहीं से मिला, और फैमिली मेम्बर्स लोग जो थे वो लोग जमा करते थे तो उनसे मिला। तो ये बहुत वैल्यूबल टिकट्स हैं। जी हाँ, बेशक कह सकते हैं कि आपने अपनी इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद अपने शौक़ को भी ज़िंदा रखा इस, और चूँकि वक्त की कमी है तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।